वेलकम बैक गाइस। अब अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर्स। और इसके अंदर जो अपना चौथा चैप्टर है दैट इज़ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। इस वाले चैप्टर के अंदर अपन को वेरियस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं आपके पास जिसके थ्रू आप अपने गोल्स का एनालिसिस कर सकते हो और प्लान कर सकते हो कि आपको किस तरीके से अपने गोल्स तक पहुंचना है। ठीक है, कैसे उन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना है जिससे हम ये देख पाएंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अपन प्लानिंग वाला जो हिस्सा है, एनालिसिस और प्लानिंग वाला, उसको अपन डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ लें स्ट्रैटेजिक एनालिसिस और प्लानिंग के बारे में कि लिखा क्या हुआ है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। So, strategic analysis and planning involves careful formulation of the strategies and goals taken by a company's top management on behalf of the organization. It is based on deliberation of resources and an assessment of internal and external environments in which the organization competes based on the variety of models. तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक डेलिब्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि आपको रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, और उसका एक असेसमेंट भी बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑपरेट करता है। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग ओवरऑल डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बोला गया है आपको ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो इसी स्टेज के अंदर दी जाती है। सो इट इज़ एम्ड एट प्रोवाइडिंग ओवरऑल डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स, developing policies and plans designed to achieve these objectives, and then allocating the resources to implement the plans. तो यहाँ पर पॉलिसीज और प्लान को डिज़ाइन करना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना और फिर उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप होंगी। All this requires a careful analysis of the vision, mission, objectives, goals, and resources of the organization, and in-depth analysis of the external environment. सबसे पहले आता है इसके अंदर सिचुएशन एनालिसिस, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका सिचुएशन एनालिसिस कि आपकी सिचुएशन है क्या। So, situation analysis before developing any strategy, the foremost requirement. Foremost requirement का मतलब the first requirement is carrying out a situation analysis. A situation analysis or environmental analysis is an essential component of any strategy formulation, and it has to be assured that such analysis is conducted periodically to keep the strategies up to date. यानी पीरियड वाइज पीरियोडिकली आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि जो आपकी सिचुएशंस हैं, जिस इन्वायरमेंट में आपका जो बिज़नेस है वो ऑपरेट कर रहा है, अगर वो चेंज होता है, कोई सिचुएशन चेंज होती है, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली कैसे आप अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज कर सकते हो। इसीलिए सिचुएशन एनालिसिस जो है वो पीरियोडिकली करना ज़रूरी होता है। अ कंप्लीट सिचुएशन एनालिसिस फोकसेस ऑन द 4 एरियाज़। तो इसको मार्क करिए दैट इट फोकसेस ऑन 4 एरियाज़, दैट इज़ द प्रॉब्लम, यानी आपकी प्रॉब्लम जो आ सकती है उसकी सीवियरिटी कितनी है और इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं, किस तरीके से ये आ सकती है। द पीपल, अब इससे कौन-कौन से लोग अफेक्ट होंगे। सो द पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स, द ब्रॉड कंटेक्स्ट यानी इन विच द प्रॉब्लम प्रिवेल्स, और द फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग द बिहेवियरल चेंज। तो ये जो 4 हैं आपके फैक्टर्स यानी PPBF, तो ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सो मार्क दीज एज इम्पॉर्टेंट कि इन 4 चीज़ों पे जो है आपका सिचुएशन एनालिसिस डिपेंड करता है। A situation analysis takes into account the internal and external environment of an entity or the organization and clearly identifies its own capabilities, customers, potential customers, competitors, and the business environment and the impact they are going to have on the entity or the organization. तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी होगी। साथ ही साथ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी अपनी ओन कैपेबिलिटीज़, कस्टमर्स, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, और जो कि उनका इम्पैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस स्टेप के अंदर एनालाइज करनी पड़ेंगी। It can also help in identifying the strengths, weakness, opportunities and threats. That is SWOT, जिसको हम SWOT एनालिसिस भी कहते हैं। तो सिचुएशन एनालिसिस के अंदर ही आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को एनालाइज कर सकते हो।
So to the organization or the business which can help in forecasting the choices required to be made keeping in view the environmental developments. नीड ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस अब सिचुएशन एनालिसिस क्यों ज़रूरी है सो द नीड ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस अ सिचुएशन एनालिसिस यहाँ से मार्क करिएगा इट पेव्स द वे फॉर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज बाय ब्रिंगिंग आउट a clear, detailed, and realistic picture of the opportunities, resources, challenges, and barriers regarding the formulation of a business plan. The quality of the situation analysis will affect the success of the whole plan. बेसिकली सिचुएशन एनालिसिस में क्या होगा ये सिचुएशन एनालिसिस क्यों ज़रूरी है क्योंकि ये आपका स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट का जो आगे का रास्ता है उसको तय करेगा सिचुएशन एनालिसिस के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है कहाँ कहाँ रिसोर्सेज की ज़रूरत है आपके प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें पहले आती हैं कौन सी चीज़ें बाद में आएंगी तो पूरा का पूरा जो प्लान है आपका जो बिज़नेस प्लान है वो सिचुएशन एनालिसिस पे डिपेंड करता है क्योंकि सिचुएशन एनालिसिस आपके प्लान का बेस है अगर बेस प्रॉपर्ली नहीं बना होगा तो आप अपने प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाओगे इसलिए सिचुएशन एनालिसिस ज़रूरी होता है सूटेबिलिटी ऑफ सिचुएशन एनालिसिस अ स्मॉल well knitted and focused team from different functional areas of the organization should conduct the situation analysis इस लाइन को मार्क करें a small well knitted एंड फोकस टीम फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज तो अलग अलग फंक्शनल एरिया से आपको मेंबर्स को चुनना पड़ेगा जो कि साथ में मिलकर आपका सिचुएशन एनालिसिस कंडक्ट करेंगे Throughout the data collection process, the team members should also consider about the engagement of the concerned stakeholders, including opinion leaders, service providers, policymakers, partners, and potential beneficiaries to reap out the maximum output. It may be done by conducting in depth interviews, focus group discussions, community dialogues, small group meetings, task force engagement, or participatory stakeholder workshops. टाइम ऑफ कंडक्टिंग द सिचुएशन एनालिसिस तो सिचुएशन एनालिसिस वैसे तो पीरियोडिकली होना चाहिए लेकिन कब कब हमको करना चाहिए अ सिचुएशन एनालिसिस शुड बी कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम तो सबसे शुरू में तो होगा ही और द प्रोजेक्ट बट बिफोर डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी डेवलप करने से पहले इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि पीरियोडिकल बेसिस पर भी जो है सिचुएशन एनालिसिस किया जाना चाहिए क्योंकि अगर आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज आया है तो आपको अपनी जो पॉलिसी है उसको भी उन एनवायरमेंटल फैक्टर के चेंजेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना ज़रूरी होगा एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशन एनालिसिस अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं प्रोडक्ट सिचुएशन इट रिलेट्स विद द प्रोडक्ट्स बीइंग ऑफर्ड बाय द बिजनेस एट प्रेजेंट इट मे बी फर्दर सब डिवाइडेड into the core product and the secondary or ancillary or supporting product or services. While doing so, the needs of the customer should be taken into. This is so because nowadays consumer is the king and therefore everything needs to be tailor made to the requirements of the consumers or the customers. तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी दूसरा इसका एलिमेंट है competitive सिचुएशन इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ द competitive forces यानी कि आपके कंपटीशन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं क्या चीज़ आपको अफेक्ट करेगी यहाँ पर उन चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है टू आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एज कम्पेयर टू आवर own organization and the areas in which they have a strong hold and the characteristics of the customer segment that are attracted by the competitors. डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन रिव्यू योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तो वो आपका यहाँ पे होता है देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी इसके अंदर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी आ जाएगी जिनको आपको समझना चाहिए और फिर आता है आपका अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस कैरिंग आउट अ स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट इसके अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है दीज आर इंटरनल और जो आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होती हैं दीज आर एक्सटर्नल बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो हैं वो आपको बाहर से मिलते हैं इसलिए आपको स्वॉट एनालिसिस करना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों की स्टडी हो जाती है देयरफॉर कैरिंग आउट अ स्वॉट एनालिसिस करंट opportunities that are available in the market, the main threats that the business is facing and may face in the future, the strengths that the business can rely on, and any weakness that may affect the business performance.
तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्वॉट एनालिसिस के अंदर कवर होती हैं। ओके, अब हम आगे आए इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस, कि ये सिचुएशन एनालिसिस इफ़ेक्टिव कैसे होता है। फॉलोइंग क्वेश्चंस में ब्रिंग आउट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? इज़ करंटली अडॉप्टेड सिचुएशन एनालिसिस सिंपल एंड प्रैक्टिकल टू यूज़? इज़ इट ईजी एंड क्लियर? क्या ये ईजी और क्लियर है फॉर इवन एन आउटसाइडर टू अंडरस्टैंड? मतलब इस ये जो आपकी अप्रोच है वो अंडरस्टैंडेबल है या नहीं? इट इज़ फोकस्ड ऑन की फैक्टर्स दैट आर इम्पैक्टिंग माई बिजनेस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। क्या आपने की फैक्टर्स को कंसिडर किया है? डज इट क्लियरली आइडेंटिफाई द फ्यूचर गोल्स फॉर द बिजनेस? क्या आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं थ्रू द सिचुएशन एनालिसिस? तो ये क्वेश्चंस अगर आपके आंसर हो रहे हैं और सबका आंसर आपका पॉजिटिव में आता है तो फिर आपके लिए सिचुएशन एनालिसिस जो है वो बेनिफिशियल रहा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर मुझे कहना हो, सिचुएशन एनालिसिस के अंदर आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन का एनालिसिस करना होता है। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपको समझना पड़ता है, गोल्स को समझना पड़ता है और आपको उन गोल्स को इंटीग्रेट करते हुए आगे चलना है। सो वो सिचुएशन एनालिसिस कहलाएगा। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्वॉट एंड टूज एनालिसिस, टाउज एनालिसिस। बेसिकली स्वॉट इसको कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, एंड इसका उल्टा हो जाता है टाउज, दैट इज स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो इसके अंदर अपन को क्या देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या क्या आपके मजबूत पॉइंट्स हैं, वो भी इंटरनल होते हैं। क्या क्या आपकी वीकनेसेस है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप डगमगा सकते हो, तो वो भी आपकी इंटरनल बात होती है। क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मार्केट से मिली हैं और जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती हैं, सो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और क्या क्या आपके थ्रेट्स हैं, यानी जैसे कॉम्पिटिटर हो गया तो उस हिसाब से और कौन कौन से थ्रेट्स हैं, ये भी सारे एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ्स, वीकनेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल। Every manager is entrusted with the responsibility of setting up his or her organization's mission and goals and creating a strategic plan that will guide the company to achieve its goals. For doing this, the managers use a variety of tools and methods to make a basis for decision making that includes SWOT and TOWS analysis. तो काफ़ी tools और ये लोग यूज़ करते हैं जिसका एक portion SWOT और TOWS analysis भी है, which are two closely related brainstorming exercises. नाउ दीज आर ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेज। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर अपना दिमाग भी जो है काफ़ी लेवल तक वो लगाना कंपलसरी है। SWOT is a tool for strategic analysis of any organization which takes into account both examination of the company's internal as well as external environment। तो मैंने आपको कहा ही था SW जो है वो इंटरनल है, OT जो है वो एक्सटर्नल है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में दोनों की स्टडी होगी वहाँ पर SWOT एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों की स्टडी मतलब इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल environment। It consists in recognition of key assets and weaknesses of the company and marching them to exploit future opportunities and combating the threats. SWOT is quite helpful in formulating a company's strategy. SWOT may be explained as S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threat. The origin of SWOT analysis is supposed to be rooted in the concept of force field analysis. इसको मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि SWOT analysis का जो है ओरिजिन कहाँ हुआ। सो बेसिकली कौन से कॉन्सेप्ट में, फोर्स फील्ड एनालिसिस, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। प्रोनाउंस्ड by K. Levin in 1950. Again, ये important है, K. Levin in 1950s. However, force field analysis concept was too complex to be practically applied, yet it became a reference for the scholars to develop some simpler methods that included SWOT analysis as well. तो SWOT एनालिसिस भी जो है वो K11 की थियोरी से ही आया है। हालांकि जो उनकी थ्योरी थी फोर्स फील्ड एनालिसिस वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, उसी को ही सिंप्लीफाई करके इन्होंने SWOT एनालिसिस को जो है डेवलप किया। It is noteworthy that SWOT may be successfully applied in any kind of organization. Again, market that SWOT may be successfully applied in any kind of organization, be it business or corporate sector, political party, public institution, sports club, schools of universities, etc. Then we have the TOWS analysis. TOWS is basically SWOT filled backwards, लेकिन हाँ इसमें फ़र्क ज़रूर होता है। तो
इसके अंदर क्या फ़र्क हो सकता है, क्योंकि इसमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ पहले आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पहले स्टडी करते हो और जो आपका वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप बाद में स्टडी करते हो। दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो बाद में स्टडी किया जाता है। Though TAOS was created through rearrangement of the letters of SWOT analysis, yet it may not be considered just a reversal of sequence of the SWOT analysis. This is because while in SWOT analysis one starts with the evaluation of internal strengths and weaknesses and seeks the manner of their best application taking into account the external business environment. Tao's analysis scans the opportunities and threats in the existing external environment of any organization and then generates, compares, and selects the strategies based on the internal strengths and weaknesses to utilize such opportunities and reduce the threats. सो बेसिकली जो टाउज एनालिसिस हो गया उसमें पहले आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पहले स्टडी करते हो, यानी आप देख लेते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी जो है आपकी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए क्या अवेलेबल है, क्या थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटी है। पहले आप ये स्टडी कर लेते हो और उसके बाद फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो इन्वॉल्विंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो एक तरीके से एक क्लेवर प्लान है कि पहले समझ लो कि हमारा फील्ड क्या है, हमें कहाँ पे खेलना है, और फिर डिसाइड कर लो कि जो है हमको किस तरीके से खेलना है, राइट। सो माइकल वॉटकिंस, इसका नाम याद रखिएगा, ऑफ द हार्वर्ड बिजनेस रेवेन्यू, सेज दैट फोकसिंग ऑन थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी फर्स्ट helps it to lead the productive discussions about what is going on in the external environment rather than getting bogged down in abstract discussions what a company is good at or bad at. Therefore, it is not just reversal of the letters of SWOT, but it is a tool for strategy generation and selection. Mark करिए that it is a tool for strategy generation and selection. SWOT analysis is a tool for audit and analysis, क्योंकि ये आप पहले इसमें strengths and opportunities का study करते हो. One would use a SWOT at the beginning of the planning process and twos at the later as one decides upon the ways forward. इस लाइन को भी मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वॉट एनालिसिस तो इनिशियल प्लान में होता है या स्टार्टिंग प्लान में होता है, जब आपका प्लान स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन जो टूज एनालिसिस होता है वो आप बाद में करते हो, सो दैट यू नो वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड. देन वी हैव हु कैन यूज द स्वॉट एंड टोज. The SWOT and TOS matrix is not just meant for the top levels of the management in an organization, यानी ये सिर्फ top level के लिए नहीं है. Rather than these two can be very useful tool for divisions, product, functions as well as for departments. These can also be used for individual employees on an operational level. तो आप इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ पे जो है इसको यूज़ कर सकते हैं एट द ऑपरेशनल लेवल. अब जो आता है क्वेश्चन, दैट इज़ वाई, क्यों हम इसका इस्तेमाल करें. द स्वॉट एंड टोज एनालिसिस इज़ अ वेरी सिंपल येट वैल्यूएबल टेक्निक विच एड्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एनालाइजिंग इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड weaknesses. Such a review helps in establishing the relationship between threats, opportunities, weaknesses and strengths for developing strategies and making decisions. क्योंकि इसके साथ ही जो है आपको आपका रिलेशनशिप समझ आ जाता है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और वीकनेसेस का, और आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा, तो वो इस स्टडी से आपको पूरा क्लियर हो जाता है. Further, the use of TOS by examining the threats and opportunities before analyzing the strengths and weaknesses can further allow for more productive analysis and interpretation of the external environment, leading to more informed decisions. ये वाला पैराग्राफ मार्क करिएगा, बहुत important है. The TOS matrix also helps in brainstorming to bring out the ideas of to generating effective strategies and taxes. But obviously ये जो टोस एनालिसिस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि पहले ही आप जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको स्टडी कर लेते हो, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाते हो. तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का टाइम लैग है वो यहाँ पे काफ़ी कम होता है. लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो स्वॉट एनालिसिस में पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का एनालिसिस करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पॉलिसीज़ बना लेते हो, लेकिन फिर जब आप बाहर का वो स्टडी करने जाते हो, दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, आपकी जो ऑलरेडी बनी हुई पॉलिसी है आपको उस पॉलिसी को बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के अकॉर्डिंगली रीडिज़ाइन करना पड़ता है. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. इसीलिए
जो टोज एनालिसिस है उसको पहले कंसिडर किया जाता है। आगे अपन को देखना है कि किस टाइप की स्ट्रैटेजीज आती हैं इसके अंदर। 4 टोज स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट ऑब्वियसली तो टोज में एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को ही सबसे पहले जो है स्टडी किया जाता है, पहले एक्सटर्नल और फिर इंटरनल। As said earlier, whereas SWOT analysis starts with an internal analysis, the TOES matrix makes other route with an external environment analysis. तो यहाँ पर पहले external environment analysis किया जाता है. The threats and opportunities are examined first. Then in TOES, makes a trade-off between the internal and external factors. As we know, strengths and weaknesses are internal factors and opportunities and threats are external factors. Mark कर लीजिए. This trade-off is the point where 4 potential strategies derive their importance. These are strengths and opportunities, that is SO, weaknesses and opportunity, that is WO, strength and threat, that is ST, weakness and threat, that is WT. तो यहाँ पर ये 4 जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, यानी आपको दो दो के कॉम्बिनेशंस में करना होगा। सबसे पहली होगी आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, यानी आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कैसे उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर कर सकते हो, ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़ यूटिलाइजिंग योर स्ट्रेंथ। देन यू हैव द वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी आपकी वीकनेसेस क्या है उन अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है तो आपकी वीकनेस क्या रहेगी उस केस में, तो वो यहाँ पर इसका स्टडी होता है। तो इस केस में वीकनेसेस जितनी कम से कम हो उतना अच्छा है। और फिर उसके बाद आता है आपका स्ट्रेंथ और थ्रेट, यानी आप अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर कर कैसे उन थ्रेट से डील कर सकते हो। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सो दैट इज़ ST। एंड देन यू हैव वीकनेसेस और थ्रेट, कि कैसे वो थ्रेट्स आपकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और अगर वो आपकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं, देन यू विल बी इन ट्रबल। तो ये 4 जो हैं इसके अंदर स्ट्रैटेजीज आती हैं, विच आर गिवन इन अ मैट्रिक्स बिलो। नीचे एक मैट्रिक्स भी इसका बना हुआ है जिसमें ये टोज एनालिसिस के जो 4 अपने अपन ने यहाँ पे पढ़े वो अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का स्टडी तो होता ही है। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आपके आते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं आपका अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। तो जब स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं साथ में, तब यहाँ पर जनरेट होता है SO, यानी स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। जब आपकी यहाँ पर स्ट्रेंथ और थ्रेट मिल जाता है, तब जाके जनरेट होता है आपका स्ट्रेंथ्स एंड थ्रेट्स। फिर यहाँ पर आपका वीकनेस और अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है, तो यहाँ पर आपका जनरेट होता है वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, और वैसे ही आपका जनरेट होता है वीकनेस और थ्रेट। तो अब अपन को इन अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने जनरली ऊपर डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाकर जो है वो बताते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी अपनी है स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी आर यूटिलाइज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज़। तो मैंने कहा ही था किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करने में आप जो है उसका यूज़ कर सकते हो। वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी, तो ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं आपकी जो इस अपॉर्चुनिटी को रोक सकती हैं। The organization finds options that overcome the weaknesses, और हमें उन weaknesses को कम करने के लिए क्या करना है, then take the advantage of opportunity, therefore it mitigates the weaknesses to exploit the opportunities। तो आप पहले अपनी weaknesses को कम कर लो और उसके बाद आप इस opportunity को ले लो। So this comes under WO। Then we have strength or threat, exploiting the strengths to overcome the potential threat, यानी आप अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किस तरीके से जो है अपने थ्रेट्स को कम करने में यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव द वीकनेस एंड थ्रेट, दैट इज़ दीज स्ट्रैटेजीज वन अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज एनी वीकनेसेस टू अवॉइड द पॉसिबल थ्रेट, यानी आपकी ऐसी वीकनेस कौन सी है जिसके आपके ऊपर जो थ्रेट है वो हावी हो सकता है, तो उस वीकनेस को जो है आप कम करने की कोशिश करें। तो अगर हम इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को कंबाइन कर लेते हैं, तो आपकी 4 टाइप की जो स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं टोज़ के अंदर, वो आती है सबसे पहली अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर मैक्सी मैक्सी होता है, यानी अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, SO, यानी स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटी। सो दैट इज़ मैक्सी मैक्सी, यानी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। देन वी हैव द कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, दैट इज़ मैक्सी मिनी, यानी स्ट्रेंथ्स और थ्रेट। फिर अपन आते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के ऊपर, यानी मिनी एंड मैक्सी।
यानी आपकी वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। फिर अपन आते हैं डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के ऊपर विच इज़ मिनी मिनी, यानी आपके वीकनेसेस और थ्रेट्स। ठीक है। तो जहाँ पर भी मैक्सी वर्ड का यूज़ किया है दैट इज़ इन द पॉजिटिव सेंस, और जहाँ पर मिनी वर्ड का यूज़ किया है दैट इज़ इन द नेगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस मतलब आपके स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव हो गए, स्ट्रेंथ भी है अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और नेगेटिव मतलब आपके वीकनेसेस और थ्रेट्स। तो उस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। अग्रेसिव स्ट्रैटेजी होती है मैक्सी मैक्सी, कंजर्वेटिव होती है मैक्सी मिनी, कॉम्पिटिटिव होती है मिनी मैक्सी, और डिफेंसिव होती है मिनी मिनी। ठीक है। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स के अंदर भी देख सकते हो जो चारों स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको लिखा गया है एस ओ, यानी मैक्सी मैक्सी। मैंने भी यहाँ ऊपर लिखा था एस ओ, यानी दोनों पॉजिटिव है इसमें। सो स्ट्रैटेजीज दैट यूज द स्ट्रेंथ टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज, सो दैट इज द अग्रेसिव स्ट्रैटेजी और मैक्सी मैक्सी स्ट्रैटेजी। देन वी हैव मैक्सी मिनी यानी एस टी, यानी आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अपने थ्रेट्स को वीक कम करने के लिए कैसे कर सकते हो। सो स्ट्रेंथ्स टू मिनिमाइज द थ्रेट्स, दैट इज maxi mini strategy, also known as the conservative strategy. Then we have the mini maxi strategy, यानी आप अपने weaknesses को कैसे कम कर सकते हो with the use of opportunities. So how can you minimize the weaknesses by taking advantage of the opportunity. So this is known as competitive strategy. And then you have the mini mini strategy, यानी दोनों negatives हैं यहाँ पर, यानी आप किस तरीके से अपने weaknesses को minimize कर सकते हो ताकि आप अपने थ्रेट्स को अवॉइड कर पाओ। सो दिस इज़ द डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद को डिफेंड करने के लिए आ जाते हो। तो अब अपन को इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जो है थोड़ा डिटेल में जो है चारों स्ट्रैटेजीज़ के बारे में अपन को कवर अप करना है। सो अकॉर्डिंग टू Rizestov or Bloch. The aggressive strategy, that is maxi-maxi, consists in maximum exploitation of the synergy effect present between the strong sides of the organization and opportunities generated by the environment. It is a strategy of strong expansion and diversified development. Very important line, that it is a strategy of strong expansion and diversified development. तो यहाँ पर जब हम synergy की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप दो पॉजिटिव चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो तो उससे आपकी क्या पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है। सो इट इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफाइड development. Therefore, maxi maxi refers to an organization within which the synergy effect is present and opportunities are dominating in the environment. It consists in strong expansion and development with maximum application of the strength and available opportunities. तो मैक्सी मैक्सी अप्रोच के अंदर आपके लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं क्योंकि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर कर उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। द एग्रेसिव स्ट्रैटेजी एम्ब्रेसेस द एक्शन सच एज कैप्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पॉजिटिव तरीके से और बहुत ही अच्छे से कैप्चर करें। स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑन द मार्केट, यानी आपकी पोजीशन जो है मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो जाए। टेकिंग ओवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम प्रोफाइल, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को टेक ओवर करना स्टार्ट कर दें, आपका बिजनेस बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, यानी आपको पता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप स्टैंड आउट करते हो, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपके ज़्यादा बिकते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में आप अच्छे रिसोर्सेज लगाओगे। एंड इट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट एक्सप्लॉइट्स द सिनर्जी इफेक्ट। ये जो टर्म है सिनर्जी इफेक्ट, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि सिनर्जी इफेक्ट का इस्तेमाल करती है ऑफ द कंपनी स्ट्रॉन्ग साइड्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अपीयर इन द एनवायरनमेंट। क्लासिक 1993। सो बेसिकली मैक्सी मैक्सी स्ट्रैटेजी में आप आगे बढ़ने का अग्रेसिव तरीके से कोशिश करते हो। अग्रेसिव मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो और उसमें जो भी करना पड़े आप करने के लिए तैयार हो। सो दैट इज़ द मैक्सी मैक्सी स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ अ कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी। ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव होती है स्ट्रैटेजी। दिस इज़ द मैक्सी मिनी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आप अपने स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल कर कर अपने थ्रेट्स को जो है कम करने की कोशिश करते हो।
It is present in an organization in a situation with the high internal potential. High internal potential का मतलब आपके पास strengths तो है. It undergoes an unfavorable system of external conditions or threat. Unfavorable system मतलब ऐसा system जो आपके organization के लिए ठीक नहीं है. So these are your threats. The threats need to overcome with the use of strength. आपको अपने जो strength है, जो आपका positive point है, उसका इस्तेमाल कर कर अपनी जो threat है, जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है आगे जाकर, उन चीज़ों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा by using your strength. जो आपका strong point है उसका इस्तेमाल करें और अपने threats को ओवरकम करने का कोशिश करें. For example, the competitors should be bought and its share should be taken over. The conservative strategy embraces such action as selection of products. Number one, market segmentation. Number two, reduction of the cost, improvement of competitive product, development of the new product, searching of new markets. तो इन तरीके के strategies जो हैं वो इस category के अंदर आते हैं कि आप ऐसे products का selection करें जो अच्छे हैं, दूसरों competition से हटके हैं, ऐसे products का development करें और जो आपके competitive products हैं उनको आप proper तरीके से लाएं. बेसिकली नए प्रोडक्ट्स का भी जो है आप सर्च चालू करें. सो इट इज़ अ स्ट्रैटेजी विद द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली सॉट इन इट्स स्ट्रॉन्ग साइड एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट्स. यानी आप अपने स्ट्रॉन्ग साइड को जो है डेवलप करें, उसकी स्टडी करें और अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करने का कोशिश करें. ओके. Then what we have is the competitive strategy. This is also known as the mini maxi strategy. Competitive strategy or the mini maxi strategy, इसके अंदर क्या होता है, आप कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हो यहाँ पर. आप वीकनेस और जो है आपकी जो वीकनेस है प्लस आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप साथ में देखने वाले हो. यानी आप अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल कर कर अपनी वीकनेसेस को कम करने की कोशिश करोगे. दैट इज़ वाई इट इज़ द मिनी मैक्सी स्ट्रैटेजी और द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. इट इज़ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद वीकनेस डोमिनेट्स ओवर द स्ट्रेंथ्स. मतलब यहाँ पर आपकी वीकनेसेस ज़्यादा हैं, these are more and your strengths are less. Still there are opportunities prevailing in the environment, लेकिन आपके पास opportunities है, which is a positive aspect. The competitive strategy consists in the elimination of the weak sides of the company's operation and construction of its competitive strength through the maximum exploitation of existing opportunities that support the development. तो यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हो कि आप अपना जो वीक साइड है उसको कम करने की कोशिश करो, लेकिन किस तरीके से, जो आपके पास डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उसका इस्तेमाल बेस्ट पॉसिबल वे में करें. जब आप अपना डेवलपमेंट करेंगे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, तब जाके आप अपनी वीकनेसेस को जो है कम कर पाएंगे. ठीक है. द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी embraces such actions as expansion of financial resources. यानी हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्सपैंड कर सकते हैं. ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को हम ले पाएंगे. इम्प्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल रिसोर्सेज, अगर हमारे कमर्शियल रिसोर्सेज अच्छे होंगे हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कवर कर पाएंगे. इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, more line of products means more areas to cover. Improvement of productivity, reduction of cost, maintenance of competitive advantages. It is a strategy that embraces construction of a competitive strength of an organization. इस चीज़ के अंदर, इन स्ट्रैटेजी के अंदर आप अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को जो है बिल्ड करते हो. सो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. अब जो चौथी आती है दैट इज़ द डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हो. यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज़ मिनी एंड मिनी. यानी आपके वीकनेसेस और थ्रेट्स जब साथ में आ जाते हैं, दैट इज़ द डिफेंसिव स्ट्रैटेजी. दिस स्ट्रैटेजी एनेबल्स द सर्वाइवल इन अ सिचुएशन. यानी ये वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको सर्वाइव करने में हेल्प कर सकती है, आगे बढ़ने में नहीं. When an organization works in an unfavorable environment, it is deprived of strengths. It may lead to maximal benefits for from the company before its liquidation or to combine it with another enterprise. The defensive strategy encompasses such as gradual withdrawal. धीरे धीरे आप उसमें से निकलना स्टार्ट कर दो, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करो. रिडक्शन ऑफ प्रोडक्टिव एबिलिटी, सीजिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, यानी अब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हो. तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के अंदर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मिनी मिनी है, यानी वीकनेसेस और जो थ्रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. इट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट प्रोवाइड सर्वाइवल थ्रू काउंटर एक्टिंग द वीक साइड्स एंड थ्रेट्स. तो यहाँ पर आप वीकनेसेस को देखते हुए जो है आगे बढ़ते हो,
अपने थ्रेट्स को कम करने की कोशिश करते हो, आप अपने थ्रेट्स को देखते हुए अपनी वीकनेसेस को भी कम करने की कोशिश करते हो। सो बेसिकली ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि जैसे तैसे हमको बस सर्वाइव करना है, तो वो वाली जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के अंदर कवर होती है। ठीक है, अब इसके आगे अपने पास टोज मैट्रिक्स के लिए एप्पल आईएनसी की केस स्टडी है जो अपन करते हैं। अपने लिए इम्पॉर्टेंट भी है ये केस स्टडी करना, तभी आपको समझ आएगा कि टोज स्ट्रैटेजी जो है किस तरीके से काम करती है। सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज द केस स्टडी ऑफ टोज मैट्रिक्स फॉर एप्पल आईएनसी। ओके, सो लेट्स डू कि इसमें क्या कहा गया है। अब अपने पास आगे क्या है, दैट इज़ द केस स्टडी ऑफ टाउस मैट्रिक्स फॉर एप्पल आईएनसी, यानी हमें एप्पल आईएनसी के टाउस मैट्रिक्स के बारे में देखना है। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। जो अभी तक अपन ने पढ़ा टाउस मैट्रिक्स के बारे में, अब अपन को वो प्रैक्टिकली जो है अप्लाई करके बताना है। तो टाउस मैट्रिक्स पहले बनाने से पहले अपन को ये लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि इनका स्वॉट क्या है, यानी इनकी स्ट्रेंथ, इनके वीकनेसेस, इनके अपॉर्चुनिटीज़ और इनके थ्रेट। तो स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है दैट इट इज़ द मार्केट लीडर इन एन एरे ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ये मार्केट लीडर है। फॉर एग्जांपल डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें। फिर है हाईली स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, यानी इसकी जो ब्रांड इमेज है काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स रिलायबल हैं, प्लस साथ ही साथ काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन से मार्केट में है। तो इसीलिए जो है इसकी जो ब्रांड इमेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम इंडिया की यहाँ पर बात नहीं करें, बट इंटरनेशनल मार्केट में हमको इसे देखना है, तो इंटरनेशनली जो है इसकी ब्रांड इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा जो इसका स्ट्रेंथ है दैट इज़ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्योंकि इनके पास काफ़ी टाइम से ये एग्जिस्टेंस में है कंपनी, इसलिए इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। एंड इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी चलते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, इसलिए इनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी काफ़ी प्रेजेंट है। इसके साथ ही और क्या स्ट्रेंथ्स है इनकी, दैट इज़ इट इज़ इनोवेटिव एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन, क्योंकि इनकी जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी इनोवेटिव और हाईली सोफिस्टिकेटेड है। क्योंकि अगर आप बात करें सप्लाई चेन की, तो अगर आप एप्पल की आफ्टर सेल सर्विसेज की बात कर लें तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है और काफ़ी अच्छी सर्विसेज है इनकी। प्लस इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी ईजिली जो है मार्केट में मिल जाते हैं। इवन इफ़ यू वांट टू बाय एन एप्पल पेंसिल, या फिर अगर आपको एप्पल पेंसिल की निब तक खरीदनी है तो वो भी आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाती है as compared to different brands. Therefore इनका जो supply chain है that is quite innovative and highly sophisticated. इनके profit margins भी काफ़ी high है. If you compare the cost of manufacturing of the phone and if you compare of the products and if you compare the selling price, तो इनका जो profit margin है वो काफ़ी अच्छा है and काफ़ी high है और established है। तो ये लोग इतना high profit margin जो है वो रख सकते हैं because इनके comparison तक का कोई भी product अब तक नहीं आ पाया है। देन इट इज़ लार्ज एंड लॉयल कस्टमर बेस, क्योंकि काफ़ी टाइम से एग्जिस्टेंस में है तो इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो पहली वीकनेस इनका ये है कि प्रोडक्ट्स आर नॉट प्राइस कॉम्पिटिटिवली। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर क्वाइट कॉस्टली। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो एप्पल इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय द कंपटीशन दैट इज़ प्रेजेंट इन द मार्केट, क्योंकि इनको इनकी ब्रांड इमेज पे पूरा भरोसा है। तो ये लोग अपने प्राइजेस को इतना कॉम्पिटिटिवली हैंडल नहीं करते, इनको जो प्राइस रखनी होती है वो रखते हैं। थिन प्रोडक्ट रेंज इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स, कुछ प्रोडक्ट्स में इनकी जो रेंज है थोड़ी सी थिन है। अगर आप बाकी कॉम्पिटिटर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल सैमसंग, तो अगर आप उनके फ़ोन्स की बात करें तो काफ़ी वैरायटी है मॉडल्स के अंदर। लेकिन अगर आप आईफ़ोन की बात करें तो सिर्फ एप्पल आईफ़ोन 3, 5, 6, 7 ऐसे जो चलते आ रहे हैं वो हैं। लेकिन जो अगर आप सैमसंग की बात करते हैं तो काफ़ी वाइड प्रोडक्ट रेंज है उनका, ए सीरीज़, जी सीरीज़, गैलेक्सी एंड व्हाटएवर दे हैव। सो उस हिसाब से जो है एस सीरीज़, तो उनका काफ़ी वाइड प्रोडक्ट बेस है, लेकिन इनका थोड़ा-सा जो प्रोडक्ट बेस है वो थिन है। देन वी हैव प्रोडक्ट्स इनकम्पैटिबल विद अदर ब्रांड्स। आप जानते हैं कि अगर आपको एप्पल की कोई एक्सेसरी या कुछ यूज़ करना है तो आपको उसके लिए एप्पल की ही चीज़ें चाहिए रहेंगी। एंड एप्पल फ़ोन कैन नॉट वर्क विद द कॉर्ड वायर ऑफ सैमसंग फ़ोन। तो आप जानते ही हैं कि एप्पल बहुत ही स्पेसिफिक है कि अगर आपको एप्पल पे यूज़ करना है तो यू विल हैव टू यूज़ एप्पल प्रोडक्ट्स इटसेल्फ। जैसे iOS हो गया, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ iOS। एंड साथ ही साथ अगर आपको म्यूज़िक भी सुनना है देन ऑल्सो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम आईट्यून्स, राइट। सो काफ़ी जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो इनकम्पैटिबल हैं बाकी ब्रांड्स जो हैं उनके प्रोडक्ट्स से। फिर अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, तो काफ़ी राइजिंग डिमांड है इनकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, तो वो तो आप जानते ही हैं। और दूसरा जो इनके लिए अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अगर ये चाहें तो इनोवेशन यूज़ करके काफ़ी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और अगर ये दूसरे एरियाज़ में भी आते हैं तो क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है तो ये चाहें तो ईजिली मार्केट कैप्चर कर सकते हैं।
थ्रेट्स इनके लिए क्या है? एलिवेटेड कंपटीशन। तो आप जानते हैं क्योंकि आजकल स्मार्टफ़ोन काफ़ी एग्जिस्टेंस में है, तो उसके लिए जो इनके लिए एक थ्रेट है दैट इज़ एलिवेटेड कंपटीशन, क्योंकि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। दूसरे-दूसरे ब्रांड्स और दूसरे-दूसरे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आ रहे हैं। उसके अलावा ही देयर इज़ अ राइज़ इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है फ़ोन्स बनाने के लिए, उनका भी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़िंग लाइन पर है। देयरफॉर ये 2 जो हैं इनके मेन थ्रेट्स हैं। अब अगर हमको इन SWOT का यूज़ करके, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को यूज़ करके अगर हमें इसका टाउस मैट्रिक्स बनाना है, तो इस तरीके से बनेगा जैसा कि अपन नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले है स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ का कॉम्बिनेशन, जिसे हम ऑल्सो क्या कहते हैं? मैक्सी स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज़ कर कर अपॉर्चुनिटीज़ को अपने पास ले लेते हो। सो यूजिंग द स्ट्रेंथ्स टू कैपिटलाइज ऑन द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, यूज़ ऑफ द ब्रांड इमेज टू डाइवर्सिफाई एंड डेवलप पार्टनरशिप विद अदर ब्रांड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपैटिबिलिटी फीचर। अगर एप्पल चाहे तो कंपैटिबिलिटी फीचर को यूज़ करके दूसरे ब्रांड्स के साथ टाई अप कर सकता है और हाइब्रिड प्रोडक्ट्स निकाल सकता है, जिसमें एप्पल को काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज़ उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे सैमसंग हो गया और बाकी के प्रोडक्ट्स हो गए, उनके पास जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया होगा, तो उसका काफ़ी सब्सटैंशियल मार्केट उनके पास है। अगर ये लोग इनके साथ टाई अप कर लेते हैं तो दे कैन डेफ़िनिटली कैप्चर अ मार्केट इन अ गुड हैंड। जितना अभी एप्पल का मार्केट है उससे 3 टाइम्स हो सकता है वो। तो ये इनके लिए एक मैक्सी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ इट्स ब्रांड इमेज, और प्लस इनके पास अपॉर्च्युनिटी भी है कि ये चाहे तो जो है अपनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर ये इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, देन दे कैन ईज़िली कैप्चर द मार्केट। तो ये इनका मैक्सी स्ट्रैटेजी हो सकता है। दिस स्ट्रैटेजी वुड बी वेरी अग्रेसिव। देन वी हैव द वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटेजी, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं मिनी मैक्सी स्ट्रैटेजी। अगर हम इसकी मिनी मैक्सी स्ट्रैटेजी की बात करें, तो वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ में क्या लिखा गया है? ओवरकम द वीकनेस टू कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ WO। अट्रैक्ट मिडिल क्लास कस्टमर्स बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। आप अपना मार्केट बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी प्राइस ज़्यादा है, दैट इज़ योर वीकनेस। तो आप अपनी जो प्राइसेस हैं उनको थोड़ा कम करें और अपने मार्केट को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करें। फाइंड न्यू कस्टमर सेगमेंट्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर टेलर्ड फॉर देम। आप चाहें तो मिडिल क्लास या फिर जो लोअर क्लास इनकम ग्रुप है इंडिया के अंदर, उनको टारगेट कर सकते हैं। थोड़े सब स्टैंडर्ड और थोड़े से लो प्राइस प्रोडक्ट्स को जो है आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि आपकी ब्रांड इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैनी कस्टमर्स वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ब्रांड। देन व्हाट वी हैव इज़ द ST strategy, also known as the मैक्सी मिनी स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज़ कर कर अपने थ्रेट्स को कम कर सकते हैं। सो यूज स्ट्रेंथ्स टू कॉम्बैट द थ्रेट्स, कंट्रोल द कॉस्ट टू बीट द कंपटीशन। आप अपनी जो हाई कॉस्ट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो और उससे आप अपने कंपटीशन को जो है वो बीट कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट आपके कंट्रोल में है, प्रॉफिट मार्जिन आप रिड्यूस कर सकते हो। तो उस हिसाब से जो आप क्या कर सकते हो कि अपने जो थ्रेट्स हैं दैट इज़ इंक्रीजिंग कंपटीशन, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो काफ़ी लोगों के उनको जो है आपके प्रोडक्ट्स का जो खरीदने का, वैसे भी क्योंकि काफ़ी लोगों को क्रेज़ होता है एप्पल प्रोडक्ट्स का, बट बहुत सारे लोग उसके हाई प्राइसेस के कारण खरीदते नहीं हैं। सो इफ़ यू आर रिड्यूसिंग द प्राइस, देन यू विल हैव अ गुड कस्टमर बेस, जो कि आपका कस्टमर बेस अभी यहाँ पर हायर मिडिल क्लास टू हाई क्लास फैमिलीज तक है, वो काफ़ी जो है लोअर मिडिल क्लास तक भी पहुँच सकता है। सो अगर आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हो तो। देन वी हैव द मिनी स्ट्रैटेजी, दैट इज़ वीकनेसेस एंड थ्रेट्स की अगर हम बात करें, तो रिड्यूसेस द वीकनेसेस टू कॉम्बैट द थ्रेट्स। आप चाहो तो आपकी जो वीकनेस है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, दैट इज़ एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट, इंट्रोड्यूस कंपेटिटिवली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो आपकी वीकनेसेस थी, आप उनको यूज़ कर कर जो है अपने थ्रेट्स को कम करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि आपका जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है, उन उसको आप उसकी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करो, ताकि आपका जो कॉस्ट है उसको आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाओ और कॉम्पिटिटिवली प्राइस प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर पाओ। तो अगर आपको किसी को भी टाउस मैट्रिक्स बनाना है तो काफ़ी ईजी होता है। सिर्फ जो 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं आपको उसको ध्यान में रखना है, प्लस आपको आपकी जो एंटिटी है जिसका आप टाउस मैट्रिक्स बना रहे हो, उसका आपको स्वॉट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको स्वॉट पता नहीं होगा, तब तक आप टाउस मैट्रिक्स नहीं बना पाओगे। Okay, so it is very important for you to first understand the SWOT of your industry and then you move forward. देन वी हैव नेक्स्ट इज़ द नाइकी टाउस मैट्रिक्स। नाइकी आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है, जो कि स्पोर्ट्स ब्रांड है। तो अपन को अब इसका टाउस मैट्रिक्स भी एक बार देखना है।
Incorporated in 1967, Nike is known as globally renowned brand in the best sports shoe and apparels in the world, and its main strategic suppliers for footwear are 127 footwear factories located in 15 countries. तो Nike की जो reach है वो काफ़ी बड़ी है because it has 127 footwear factories that are located in 15 countries. While it makes products mainly for athletic use, its products also have been liked in the casual wear segment. हालांकि जो इसका प्रोडक्ट है वो एथलेटिक यूज़ के लिए होता है लेकिन कैजुअल वेयर सेगमेंट में भी इसको यूज़ किया जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इमेज एंड अ मार्केट लीडिंग पोजीशन, the brand is also known for its excellent marketing capabilities. However, it does not mean it does not have changes in its way. Currently, Nike has outsourced its supply chain operations entirely. It is focused on product innovation and extending its international presence. However, US is the still largest market. More points on the brief SWOT analysis are mentioned below. तो अपन को इसका टाउस मैट्रिक्स बनाने से पहले इसके भी जो है स्वॉट देखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस टेबल में देखें तो इनका स्वॉट लिखा हुआ है कि क्या-क्या जो है इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं. तो स्ट्रेंथ्स हैं इसका ब्रांड इमेज, बट ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से एग्जिस्टेंस में है तो इट हैज़ अ गुड ब्रांड इमेज. एक्सीलेंट मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ अपन ने ऊपर ही पढ़ा. लॉन्ग एग्जिस्टेंस है तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है. इंटरनेशनल प्रेजेंस है काफ़ी कंट्रीज़ में, 127 फैक्ट्रीज़ हैं अलग अलग लोकेशंस पे. ह्यूज वेल मैनेज सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. सो सिंस इट हैज़ इंटरनेशनल प्रेजेंस तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है. अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो ओवर डिपेंडेंसी ऑन द यूएस मार्केट, क्योंकि नाइकी का स्टार्क प्रेजेंस और डीप प्रेजेंस जो है वो यूएस में है, इसलिए इसका जो डिपेंडेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है. इंक्रीजिंग मार्केटिंग एंड ओवरहेड ऑपरेशन एक्सपेंसेस, तो इनके जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है सिंस इट हैज़ इंटरनेशनल प्रेजेंस. तो मार्केटिंग और ओवरहेड्स जो है इनके वो काफ़ी ज़्यादा है. अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इनके पास आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इट कैन गो फॉर डिजिटाइजेशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन. फिर एक्विजिशंस कर सकते हैं ये अलग अलग लोकेशंस पे बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. देन दे हैव इंटरनेशनल एक्सपेंशन के इनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ में अभी भी जाने की. 127 स्टोर्स से सॉरी फैक्ट्री से ज़्यादा ये उसको और भी बढ़ा सकते हैं. देन बैकवर्ड इंटीग्रेशन की भी इनके पास जो है अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर हर्टिंग दी अर्निंग्स, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तो ये इनकी अर्निंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है. क्योंकि अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो यूएस के प्रोडक्ट्स जो अगर आप बाहर भेजोगे तो वो एक्सपेंसिव होंगे दूसरी करेंसीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में, तो वहाँ के लोग इन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना कम कर देंगे. इंक्रीज कॉम्पिटिटिव प्रेशर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो ये तो हर इंडस्ट्री के लिए थ्रेट है. ग्रोइंग एचआर एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आप ह्यूमन रिसोर्सेज भी आप ले रहे हो टू फंक्शन इन अ बेटर वे, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज के एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं. हायर लीगल प्रेशर्स, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे खोलोगे या अलग अलग जगहों पे आप एक्सपैंड करोगे तो वहाँ के भी आपको जो है लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर भी लीगल एक्सपेंसेस आपके लिए हो सकते हैं. अब अगर हम नाइकी की टाउस मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले अपन को मैक्सी मैक्सी स्ट्रैटेजी करनी है, दैट इज स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. दैट इज़ यूजिंग द स्ट्रेंथ्स टू कैपिटलाइज ऑन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़. इनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ इन्वेस्ट इन मोर डिजिटाइजेशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन. तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आप उसका इस्तेमाल करें और डिजिटाइजेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन में ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपके जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे और आप अपनी प्रॉपर मार्केटिंग कर पाएंगे और आपके जो कस्टमर बेस है वो भी बढ़ेगा. एक्सप्लोर एशियन मार्केट्स, बिकॉज एशिया में जो है स्पोर्ट्स की भी डिमांड होती है एंड जो नाइकी है उसकी काफ़ी डिमांड अच्छी हो सकती है. टेक अ होल्ड ऑफ द सप्लाई चेन, तो ये इनके लिए मैक्सी मैक्सी स्ट्रैटेजी है. दूसरा जो है अपना वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की स्ट्रैटेजी, दैट इज़ मिनी मैक्सी स्ट्रैटेजी. दैट इज़ ओवरकम द वीकनेसेस टू अप्लाई दी टू कैपिटलाइज दी अपॉर्चुनिटीज़. यानी एक्सपैंड फास्टर इन द इंटरनेशनल मार्केट्स बाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द यूएस मार्केट अलोन. तो जो एक आपकी वीकनेस है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है उसको आप यूएस पे जो डिपेंडेंसी है उसको आप कैसे कम कर सकते हो बाय यूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरनेशनल एक्सपेंशन. जो अपन ने यहाँ पे भी देखा था कि आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर लो तो आपकी जो वीकनेस है दैट इज़ ओवर डिपेंडेंसी ऑन द यूएस मार्केट वो काफ़ी कम हो जाएगी. कंट्रोलिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट, ये भी आप चाहो तो कर सकते हो. Then we have the strengths and threat, that is Maximini strategy. Use the strategy to avoid the threats, strengths to avoid the threats. Use its marketing and innovation capabilities to keep competitive pressure under control. आपकी जो मार्केटिंग और इनोवेशन की कैपेबिलिटी है उसको आप इस्तेमाल करें और जो आपका कॉम्पिटिटिव प्रेशर है उसको कम कर लें, क्योंकि
इतना मार्केटिंग और इतना इनोवेशन करना आपके कॉम्पिटिटर्स हैंडल नहीं कर पाएंगे। To keep the competitive pressure under control, keep investing in marketing, research and development, as well as human resource management. Remain focused on the compliance using internal compliance teams and to control the legal and regulatory pressures. Internally आप teams को develop करना start करिए ताकि आपको external help की ज़रूरत ना पड़े, और साथ ही साथ human resource management को proper तरीके से करें ताकि आप good employees को retain कर पाएँ और जिनकी ज़रूरत नहीं है आप उनका removal कर पाएँ. Then we have the mini strategy, that is weaknesses and strength, that is reducing the weaknesses to avoid the threats. WT, that is weaknesses and threats. To invest more in marketing and grow this brand faster. यहाँ पर आप चाहो क्या कर सकते हो, मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो तो आपका जो ब्रांड है वो फास्टर तरीके से चल सकता है। हालांकि वीकनेसेस और थ्रेट्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, तो इसलिए जो बाकी की जो बीच की स्ट्रैटेजीज़ हैं, दैट इज़ वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेंथ्स एंड थ्रेट्स, उसको इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है टाउस मैट्रिक्स ऑफ पेप्सी। व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ आई वांट यू टू रीड दिस टाउस मैट्रिक्स ऑफ पेप्सी, और इसको आप समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। देन आई वांट यू कि एक बार इसको पढ़ने के बाद खुद अप्लाई करके देखें। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, तो अभी अपन इस वीडियो में यहाँ तक रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, दैट इज PERT एंड CPM, और जो काफ़ी इजी टेक्निक्स हैं तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। ओके, चलिए, सी या।